लेक्चर में हम लोगों ने 1 to 50 क्वेश्चंस किए थे लीनियर प्रोग्रामिंग के 2021 का जो पेपर था। आज 51 से 100 तक पूरी कोशिश करेंगे खत्म हो जाए पेपर। जितना टाइम हमें यहाँ लग रहा है वो कोई स्टैंडर्ड टाइम नहीं है, क्योंकि उसमें मैं एक्सप्लेनेशन भी कर रहा हूँ, आपको बता भी रहा हूँ। लेकिन जब आप अपने दम पर पूरा पेपर करेंगे और एग्जामिनेशन कंडीशंस में आप क्वेश्चन पेपर करेंगे, तो ऐसा मेरा अनुमान है कि आपको 2 घंटे नहीं लगेंगे। आपको मैक्सिमम 70 मिनट में 75 मिनट में वो पेपर आपका हो जाएगा, अगर आपको आता है। उसके अलावा कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जिनमें कैलकुलेशन ज़्यादा करनी होती है। 4-5 मिनट के भी सवाल इसमें हैं। अगर हम ये कहें 4-5 सवाल इस तरह के हैं तो हो सकते हैं, मतलब 4-5 मिनट में जो चाहे एक सवाल होगा 3 से 4 मिनट। और गलती हो गई फिर दोबारा भी टाइम देना पड़ सकता है उसको। तो अगर कोई 4-5 सवाल ऐसे आते भी हैं तो उसमें कोई बात नहीं है, तो क्वेश्चन में थोड़ी कैलकुलेशन भी इन्वॉल्व है, तो उसको भी आप उसकी खूबसूरती मानिए पेपर की। और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो आपने एक बार देखा और टिक कर दिया, वहां लगा दिया। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपको 10 मिनट ऐसे रखने चाहिए अपने स्पेयर में कि अगर वो रिवाइज करना है पेपर आपको, या उसको जो है आपको मान लीजिए गोले भरने हैं, जो भी मार्किंग करनी है, वो उसके टाइम रहे आपके पास। 10 से 15 मिनट का स्पेस जरूर होना चाहिए। तो अब मैं 51 क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। देखिए क्या कह रहे हैं इसमें। इफ a is equal to 2389 is the coefficient matrix in the matrix form of a linear programming problem, then the coefficient matrix in matrix form of the dual problem will be। जब हम डुअल बनाते हैं तो जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स होती है उसका ट्रांसपोज होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 by 2 की मैट्रिक्स है, 2389 जो रो में है, 2389 आपके कॉलम में आ जाने चाहिए। तो ये सी ऑप्शन ऐसा करेक्ट हो जाएगा। अब ये जितना मैंने बोला इतनी देर में 4 बार ये सवाल हो जाता, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। क्लियर है सभी को? कहीं कोई चीज पूछनी हो बता देना आप। 52 द प्राइस वेक्टर ऑफ द प्राइमल फॉर्म विल बी इन द डुअल प्रॉब्लम। अब देखो जो क्वेश्चन आ रहे हैं इतने बेसिक्स हैं, कैलकुलेशन तो है ही नहीं, कंसेप्ट की बात है। तो जो आपका प्राइस वेक्टर होता है वो रिक्वायर्ड मैट्रिक्स में रिक्वायर्ड वेक्टर में चेंज होता है, और जो रिक्वायर्ड वेक्टर होता है वो प्राइस में चेंज होता है। जो सीआईज होते हैं वो बीजेस में चेंज होते हैं, और जो बीजेस होते हैं वो सीआईज में चेंज होते हैं। तो इसका आंसर रिक्वायर्ड वेक्टर हो जाएगा। लेकिन फिर भी मैं बार बार यही कहूंगा आपसे, चारों ऑप्शन पढ़ लिया करो। आपको कितना भी अच्छा आ रहा है, और क्योंकि निगाह, अगर आपको सवाल अच्छे से आता है तो सबसे सही वाले पे सबसे पहले जाएगी निगाह अपने आप। ये कुछ ऐसी गॉड गिफ्ट है। तो कहीं ऐसा ना हो कि 2 ऑप्शन करेक्ट हो, ए और बी दोनों करेक्ट हो, और सी उसी वजह से कह रखा हो ए और बी दोनों करेक्ट है, तो सी वाला करेक्ट होगा आपका। आप बी को लगाया है या ए को लगाया है, तो फिर आपका आंसर गलत हो जाएगा, सही होते हुए भी गलत हो जाएगा। 53rd द डुअल प्रॉब्लम ऑफ द डुअल प्रॉब्लम विल बी। डुअल ऑफ द डुअल प्राइमल। If the primal problem has 4 constraints in 3 variables, 4 constraint 3 variable, then in the dual problem the number of constraints and variables will be। जो constraints होते हैं, जितने constraints होते हैं उतने variable बन जाते हैं, जितने variable होते हैं उतने constraint बन जाते हैं जो हम dual करते हैं। तो अगर आपके 4 और 3 थे, 3 और 4 हो जाएंगे, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। An integer programming problem can be solved by following methods: Gomori's cutting plane method, branch and bound technique, both A and B। अब देखो अगर किसी ने केवल एक ही पढ़ा पहले वाला, तो मे बी आप गोमोरिस वाले को लगा जाए, गोमोरिस से बहुत क्वेश्चन किए हैं। लेकिन ब्रांच एंड बाउंड टेक्निक भी ऑप्शन है, दोनों ऑप्शन है हमारे पास, तो ऐसे में सी करेक्ट हो जाएगा। और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था इसके बारे में, मतलब जो देखने में आया है इन जनरल, ये कोई नियम नहीं है कि पेपर जो बनाया गया है ये कहीं बता ज्यादा रहे हैं पूछ कम रहे हैं। ऐसा महसूस हो रहा नहीं हो रहा सवाल को देख के कि किसी को याद ना हो तो भी याद आ जाए, दोनों होते हैं। 56 ए सिमेट्रिक प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग एन ऑल इंटीजर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। कितनी होती है इंटीजर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए? कितने तरीके होते हैं? एक होता है ऑल इंटीजर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, दूसरा होता है मिक्स्ड इंटीजर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। 2 तरह के होते हैं। तो कह रहे हैं ऑल इंटीजर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम वाज फर्स्ट डेवलप्ड बाय, इट वाज आरी गोमोरी। एएच लैंग और एजी डॉयग ने इस पर बाद में काम किया था, 70s का काम है इनका, ये इनका 50s का काम है, 1950 के आसपास। ब्रांच एंड बाउंड मेथड टू सॉल्व आईपीपी इंटीजर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम वाज डेवलप्ड बाय एएच लैंग एंड एजी डॉयग। इनका नाम क्लियर आता है, सब लिखवाए हुए सारी। में ख्याल है कोई भी चीज ऐसी नहीं है, एक आध सवाल को छोड़ दें, 100 में से 3-4 सवाल तो ऐसे मिल सकते हैं, बाकी हर चीज आपके नोट से मिल रही होगी।
हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इंटीजर प्रोग्राम प्रॉब्लम, अब बताओ, अभी अभी बात हो रही है इसके बारे में, कितनी तरह की है? दो तरह की, एक मिक्स इंटीजर, एक ऑल इंटीजर. A solution which satisfies the constraints of the given IPP also satisfies other constraints obtained by adding or subtracting two or more constraints or multiplying by constant given below. ये क्वेश्चन आपको बुक में नहीं मिलने वाला है ही नहीं. एक्चुअली इसको थोड़ा सा आपको समझना चाहिए कि अगर आप किन्हीं भी दो रोज को जोड़ रहे हैं, घटा रहे हैं, जैसे मैट्रिक्स और ऑपरेशन लगाते हैं, या किसी कांस्टेंट से किसी रो को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो उसमें उस पर कोई असर नहीं पड़ता है. लेकिन यहां पर क्या है, हमारे पास सिंबल होते हैं लेस देन इक्वल टू वाले. तो अगर आपने किसी नेगेटिव इंटीजर से करा तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी. तो इसलिए ये जो इंटीजर है आपका, ये नॉन जीरो इंटीजर काम करेगा. नॉन अरे सॉरी पॉजिटिव इंटीजर काम करेगा. पॉजिटिव इंटीजर काम करेगा, नेगेटिव भी काम नहीं करेगा. नॉन जीरो वाले में मतलब दोनों आ गए, नेगेटिव पॉजिटिव. तो पॉजिटिव इंटीजर ही होना चाहिए तभी ये काम करेगा. The initial basic feasible solution of a transportation problem can be found by the following method. अब बताओ कौन सा होना चाहिए इसका? सबसे नीचे वाला. अब एक दो तीन तीनों लगते हैं. In Vogel's approximation method of a transportation problem, we select that row or column for which penalty is maximum. If in a transportation problem total number of availability is more than total number of requirement, then transportation problem will be unbalanced. सिमेट्रिकल एसिमेट्रिकल जो नाम है ये आपको ध्यान हो उसमें आते हैं. ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम में ट्रैवलिंग सेल्समैन नाम आते हैं. ये अनबैलेंस्ड और बैलेंस्ड ये आती है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में. और केवल यही नहीं कि अवेलेबिलिटी ज्यादा है आपकी रिक्वायरमेंट से, अगर रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी तब भी अनबैलेंस्ड है. और ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम उस समय रेक्टेंगुलर हो जाता है. रेक्टेंगुलर खैर कभी भी हो सकता है, क्योंकि वो तो हम काउंट करते हैं कि टोटल जो है रिक्वायरमेंट कितनी है, टोटल अवेलेबिलिटीज कितनी है, वो इक्वल आना चाहिए. तो ये तो रेक्टेंगुलर हो सकता है, कभी भी हो सकता है. यहाँ तो डिवाइड करेगा सोर्सेज और डिमांड के कितने कितने यूनिट्स हैं, मतलब कितने कितने जगह पे आपको सामान भेजना है, कितने सामान मंगाना है. वो अगर इक्वल है तो स्क्वायर, वरना रेक्टेंगुलर. ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में इस बात से कोई असर नहीं पड़ता कि आपकी प्रॉब्लम स्क्वायर है या रेक्टेंगुलर. असाइनमेंट प्रॉब्लम फर्क पड़ता है. ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम पे इस बात का कोई असर नहीं है. वहां तो टोटल सप्लाई और टोटल डिमांड इक्वल होनी चाहिए, तब जो है हमारी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम बैलेंस्ड होती है. अगर नहीं है तो पहले से बैलेंस करते हैं. In assignment problem, to cover all the zeros, we draw the minimum number of straight lines through. ये तो रटाया है मैंने. Unmarked rows, mark column. बिल्कुल सही. Unmarked rows, mark columns. The minimum cost of the following assignment problem is. Minimum cost निकालनी है इसमें. तो minimum cost assignment problem यानी आपको पहले रो मिनिमम माइनस करना पड़ेगा. कर लेते हैं इसको. अब ऐसा सवाल अगर आ जाए तो निश्चित रूप से टाइम लेगा, ये 3 से 4 मिनट ले जाएगा. तो पहले रो मिनिमम माइनस करेंगे. तो रो मिनिमम माइनस करा तो 8 का हो गया 0. थोड़ा और ऊपर ले लेते हैं इसको. 8 का हो गया 0. 18 18 और 17 में से 8 गए 9. 11 में से 8 गए 3. इसमें माइनस कर देंगे 4, जो रो मिनिमम है 4 माइनस कर देंगे तो 9 24 0 22. इसमें माइनस हो जाएगा 15. 15 माइनस करा 23. 15 माइनस करा 4 3 0. फिर यहां पर माइनस कर देंगे 10. तो 9 16 9 16 और 14 और 0. और आप देखें क्या हर एक कॉलम में भी 0 आ गया है. कॉलम में 0 नहीं आया तो इसमें आपको कॉलम मिनिमम माइनस करना पड़ेगा. जो काम आपने रो में करा है, रो मिनिमम माइनस करा है, ऐसे कॉलम मिनिमम में करते हैं. लेकिन जहां पर 0 आ जाते हैं वहां पर सेम रहता है, तो यहां पर चेंज आएगा. तो ये आपका रह गया 0 9 23 और फिर 9. यहां पर 4 माइनस होगा 14 20 0 एंड 12. ये 9 0 3 14, फिर 322 और 00. ये हमारे पास.
अब यहां पर हमें असाइनमेंट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। शुरुआत करेंगे पहली रो से जहां पर के सिंगल जीरो आ रहा हो। पहली रो में नहीं आया तो आगे चलते हैं फिर। या सिंगल जीरो मिल रहा है तो इसे दे देंगे असाइनमेंट, और इसमें अगर कोई जीरो आ रहा हो कॉलम में तो क्रॉस कर देते हैं। यहाँ सिंगल जीरो असाइनमेंट, यहाँ सिंगल जीरो नहीं है, इसमें सिंगल जीरो है, तो इस रो में असाइनमेंट दिया, इस कॉलम में असाइनमेंट को जीरो को क्रॉस कर दिया, क्योंकि एक असाइनमेंट ही दिया जा सकता है किसी एक आदमी को, और एक वन एंड ओनली वन कह लीजिए, एक आदमी को असाइनमेंट और एक असाइनमेंट केवल एक ही आदमी को। अब एक ही जीरो बच रहा है ये, तो ये हमारा हो गया असाइनमेंट शेड्यूल। और इसमें आप जोड़ेंगे 8 4 12 12 और 19 31, 31 और 10 41, ये हो जाता है। ठीक है। इफ ए सेल्समैन वांट्स टू विजिट एन सिटीज, अगर कोई सेल्समैन एन सिटीज को विजिट करता है, देन द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रूट्स विल बी, कितने हो सकते हैं? फैक्टोरियल n माइनस वन। भाई वो लौट के होम टाउन नहीं आता है, उसमें रेस्ट्रिक्शन रहती है, लौट के होम टाउन नहीं आता है। तो इस सेल्समैन वांट टू विजिट एन सिटीज, तो ये जो है आपका फैक्टोरियल n माइनस वन। अब एक सवाल इन्होंने जो डाला है, अगला वाला देखिए, in how many ways 6 workers can complete 6 works if one work is given to each worker। अब इसको मैं क्या मानूं, इस सवाल को क्या आंसर होना चाहिए इसका, फैक्टोरियल 5 या फैक्टोरियल 6? 120 गलत है ये, क्योंकि ये सवाल जो है, जो इसके अलोंग डाला गया है, इसी सवाल के अलोंग जिसको वाला आता है उसको ये भी आता है। कंफ्यूजन कहाँ हुआ? यहां पर 6 आदमी से 6 काम करवाने, एक आदमी एक ही काम करेगा, तो आप करवा लीजिए, पहला आदमी 6 तरह से कर सकता है, 6 में से कोई सा काम दे दो उसे, दूसरा आदमी 5 तरीके 5 काम में से कोई सा काम दे दो बचे हुए में से। अब जैसे मान लीजिए काम है आपके पास 6, ये वर्क्स मान लो, ये 6 काम हो गए, तो पहला आदमी इनमें से कोई सा सेलेक्ट कर सकता है, तो पहले आदमी को 6 काम में से कोई सा काम दिया, 6 वे से वो ले सकता है। अब बाकी के बचे हुए 5 काम आप किसी आदमी से करवा लो, या कह लो एक आदमी से कोई सा भी काम करवा सकता है, तो 5 4 3 2 1, ये 720 आ जाएगा प्रोडक्ट। तो यहां पर ये ना, इसमें रेस्ट्रिक्शन नहीं है। वो जो रेस्ट्रिक्शन है सिटीज वाली, कि एक सेल्समैन सिटी को विजिट कर रहा है तो लौट के होम टाउन तभी आएगा जब सारी सिटीज को विजिट कर चुका हो, तो वो रेस्ट्रिक्शन तो इसमें है ही नहीं किसी भी तरीके से, क्योंकि अगर उसे बाकी सिटीज विजिट करनी है तो अपने होम टाउन से होम टाउन कैसे आ जाएगा? तो ऐसे में जो टोटल नंबर ऑफ इसमें सॉल्यूशंस हैं वो 720 हैं, फैक्टोरियल 6 के बराबर। तो ये क्वेश्चन कोई, इसका क्वेश्चन देखा जाए तो एलपीपी का नहीं है, लेकिन एलपीपी में डाल से दिया गया कि आप इसे कंफ्यूज करो, पहले वाले से रिलेट करो। नेक्स्ट 67, the cost matrix of an unbalanced assignment problem is always, cost matrix लेंगे अगर unbalanced assignment problem में तो कैसी होगी? रेक्टेंगुलर। अभी बात हो रही थी इसके बारे में। Which of the following method is used for solving an assignment problem? Hungarian, modified method जो होता है आपका ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में, ग्राफिकल मेथड जो है आपका कहाँ यूज होता है ग्राफिकल मेथड? पहले वाले चैप्टर में था, एलपीपी में, या फिर इंटीजर प्रोग्रामिंग में ब्रांच एंड बाउंड टेक्निक, वहां भी है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्रेवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम आर देयर? एक सिमेट्रिकल होती है और एक एसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल को ना कह के एसिमेट्रिकल कहते हैं, जिसमें आने और जाने का समय अलग अलग होता है। जैसे मैंने बताया था आपको कि अगर कोई ट्रेन ऊटी से और मैसूर आ रही है, ऊटी से और बेंगलोर आ रही है, तो ऊटी से बेंगलोर उतरते हुए आएगी ढलान पर, और जब जा रही है बेंगलोर से ऊटी तो चढ़ते हुए जाएगी, तो उसमें क्या है, दोनों में फेयर्स अलग अलग हैं। तो इस वजह से वहां पर ट्रेवलिंग कॉस्ट, टाइम, दोनों चीजें अलग अलग हो जाती हैं। ये हमारे पास तो 2 इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट, इफ द डिस्टेंस, टाइम और कॉस्ट बिटवीन एवरी पेयर ऑफ सिटीज डिपेंड अपॉन द डायरेक्शन ऑफ जर्नी, देन सेल्समैन राउटिंग प्रॉब्लम इज सेड टू बी। अभी बात हुई, क्वेश्चन में से क्वेश्चन वहीं का वहीं निकल रहा है, कौन सी? एसिमेट्रिकल। ठीक है ना, सिमेट्रिकल तब है जब सेम हो, जब सेम होगा तो सिमेट्रिकल। अब अलग अलग है, डिपेंड्स अपॉन द डायरेक्शन, डायरेक्शन में डिपेंड कर रही है किस डायरेक्शन जा रहे हैं आप, तो फिर ये अलग अलग हो जाएगा, तो एसिमेट्रिकल प्रॉब्लम है ये। फॉर सिंप्लेक्स मेथड राइट हैंड साइड ऑफ ऑल कंस्ट्रेंट्स मस्ट बी, बताइए, पॉजिटिव, नेगेटिव,
नॉन नेगेटिव। मैं समझ रहा हूं इन दोनों में आपको कंफ्यूजन होगा। भाई अगर नॉन नेगेटिव है तो क्या होगा, डिजेनरेसी आ जाएगी। नॉन नेगेटिव होना चाहिए, नॉन नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है। भाई जीरो होगा तो भी चल जाएगा, पॉजिटिव रहे या जीरो हो जाए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। नेगेटिव होता है तो हम क्या करते हैं, उसे -1 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। If one variable in an LPP is unrestricted in sign, then that variable is replaced by difference of two positive variables. अगर u मतलब कोई वेरिएबल आपका x1 अनरेस्ट्रिक्टेड है तो x1 को x1 डैश माइनस x1 डबल डैश से रिप्लेस करते हैं, कोई चीज तो है। In simplex method, delta j is equal to cj minus cb into yj. Then the incoming vector is always selected corresponding to डेल्टा जे हमारा cj माइनस cb इंटू yj है, तो कह रहे हैं जो इनकमिंग वेक्टर है वो हमेशा सिलेक्ट होगा करस्पॉन्डिंग टू लार्जेस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ डेल्टा जे, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ डेल्टा जे, लार्जेस्ट नेगेटिव वैल्यू डेल्टा जे। पहले तो ध्यान कीजिए डेल्टा जे आपके ऑप्टिमल सॉल्यूशन में आने कैसे चाहिए, नेगेटिव या पॉजिटिव? नहीं ध्यान, हाँ ऐसा होता है, उल्टा ही निकलता है मुंह से। अगर ऑप्टिमल सॉल्यूशन है तो सारे डेल्टा जे या तो नेगेटिव होंगे या जीरो होंगे। डेल्टा जे प्रॉब्लम एक्सपेंशन की होती है, डेल्टा जे या तो नेगेटिव होंगे या जीरो हो जाएंगे। तो ऐसे में जो लार्जेस्ट पॉजिटिव वैल्यू डेल्टा जे की है वो हमारा इनकम वेक्टर बनता है, क्योंकि वहां पर सॉल्यूशन आपका नहीं आया। तो यहां पर इसका ऑप्शन रहेगा लार्जेस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ डेल्टा जे। 74 द वैल्यू ऑफ डेल्टा जे फॉर बेसिक वेरिएबल्स इन ईच टेबल ऑफ सिंप्लेक्स मेथड इज ऑलवेज। ये शायद आप लोगों ने ध्यान न करा हो, जब भी किसी भी टेबल में, जैसे आपने मान लीजिए सिंप्लेक्स टेबल सॉल्व करा और 4 बार टेबल बनानी पड़ गई, हर टेबल में जो बेसिक वेरिएबल होते हैं, बेसिक वेरिएबल कौन से होते हैं, जो बेसिस में दिखाई देते हैं, जो खड़ी हुई लाइन में कॉलम में दिखाई देते हैं ना, वो बेसिक वेरिएबल्स जो लिखते थे ना, x2 की वैल्यू इतनी, x3 की वैल्यू इतनी, x4 की वैल्यू इतनी, वो बेसिक वेरिएबल्स जिनकी वैल्यू आप इवैल्यूएट करते थे। तो वो जो बेसिक वेरिएबल्स हैं उनके करस्पॉन्डिंग जो डेल्टा जे होते हैं वो हमेशा जीरो होते हैं, नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव नहीं, वो हमेशा जीरो। हर टेबल में आप देख लेना, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। जितने भी डेल्टा जेज होते हैं वो हमेशा जीरो रहते हैं। Which of the following variables are eliminated in phase 1 of two-phase method for solving an LPP? कौन से? Artificial variables. If corresponding to maximum value of delta j, all elements of the column of vector yj are negative or zero, then the solution of LPP under test will be unbounded. बताया था ना डेल्टा जे, सारे डेल्टा जे जो आपका इनका वेक्टर चूज हो गया, जो इनकम वेक्टर चूज करा उसके कॉलम में सारी एंट्रीज या तो नेगेटिव आ रही है, जीरो आ रही है। जीरो वाले इन्फिनिटी हो जाते हैं, नेगेटिव वाले हम छोड़ देते हैं, लेते ही नहीं है। तो ऐसे में उसमें कोई भी मिनिमम वेक्टर नहीं आएगा। तो ऐसे में जब मिनिमम वैल्यू नहीं आएगी तो वहां पर कोई भी आपको आउटगोइंग वेक्टर नहीं मिलेगा। इफ इन द फाइनल सिंप्लेक्स टेबल ऑफ एन एलपीपी डेल्टा जे इज इक्वल टू सीजे माइनस सीबी इंटू वाई जे फॉर एनी जे द सॉल्यूशन अंडर टेस्ट विल बी। अगर सारे के सारे डेल्टा जे पॉजिटिव हो गए तो क्या होगा, वही बता रहा था मैं, नॉट ऑप्टिमल। भाई अगर एक भी ऐसा हो गया, एक भी डेल्टा जे पॉजिटिव आ रहा था, सॉल्यूशन ऑप्टिमल कहां हुआ, सारे के सारे लेस देन इक्वल टू जीरो होने चाहिए, नेगेटिव या जीरो। इन बिग एम मेथड ऑफ एन एलपीपी एम रिप्रेजेंट्स, कल भी इसके बारे में बात हो रही थी, नेक्स्ट है जी, वेरी लार्ज पॉजिटिव प्राइस। यस, एम हमेशा पॉजिटिव होता है। लोगों को अक्सर ये कंफ्यूजन हो जाता है कि एम नेगेटिव है, एम नेगेटिव नहीं होता। माइनस एम वैल्यू हम देते हैं वहां पर, क्योंकि एम पॉजिटिव है तो माइनस एम देने से टोटल जो पेनल्टी वो नेगेटिव जाती है। हाउ मेनी आर्टिफिशियल वेरिएबल्स आर रिक्वायर्ड टू सॉल्व द फॉलोइंग एलपीपी बाय बिग एम मेथड? बिग एम लगाओ चाहे टू फेज लगाओ, आर्टिफिशियल डालने पड़ते हैं। एक तो सबसे पहली बात ये नेगेटिव नहीं चाहिए बीआईज, तो इसको आप चेंज करोगे, ग्रेटर इक्वल टू करोगे तो यहां पर पॉजिटिव हो जाएगा। अच्छा, दो ही वेरिएबल यूज हो रहे हैं, आप देखो 1 2, ठीक है। यानी अब आप जब यूज करेंगे एक आर्टिफिशियल वेरिएबल तो यहां डालना पड़ेगा और एक यहां डालना पड़ेगा, दो आर्टिफिशियल वेरिएबल डालने पड़ेंगे। आता है आर्टिफिशियल वेरिएबल डालना?
नीचे वाला लेस देन इक्वल टू, इसमें जरूरत ही नहीं है, इसमें तो स्लैक वेरिएबल आएगा। इसमें आपको दो सरप्लस वेरिएबल डालने पड़ेंगे पहले, दो सरप्लस वेरिएबल डालने के बाद फिर उनके रिगार्डिंग आपको आर्टिफिशियल वेरिएबल डालने पड़ेंगे दो। आता है डालने, दिखाऊं? आता है। तो इसमें दो इसका आंसर हो जाएगा। सिंपलेक्स मेथड ऑफ एलपीपी वाज डेवलप्ड बाय, कौन सा? सिंपलेक्स मेथड ऑफ एलपीपी, जॉस डेंजिग, पक्का? चलो जी, इसका क्या नाम आता है एक अन्नस का? बिगेम, बिगेम मेथड। Which of the following shaded area is not a convex set? इसमें से कौन सा कॉन्वेक्स सेट नहीं है? आर नहीं है, क्योंकि आर में आप दो अगर पॉइंट लेंगे इधर इधर, इन्हें मिला देंगे तो इनको मिलाने वाली जो लाइन है वो इससे बाहर हो जाएगी। अगर यहां पर इसको मैं दोबारा डिजाइन करूं, नहीं आया कैसे भी? देखिए ये वाला जो फिगर है ये इस तरह का है, तो किसी भी सेट को कॉन्वेक्स होने के लिए उसके अंदर कोई भी दो पॉइंट लें, उन दोनों पॉइंट को मिलाने वाला लाइन सेगमेंट उसी में होना चाहिए। अब मैंने यहां पर एक पॉइंट लिया, यहां पॉइंट लिया, तो जैसे मैं लाइन सेगमेंट बनाया ये बाहर चला गया इस रीजन से, तो ये सेट कॉन्वेक्स नहीं है। किन्हीं भी दो पॉइंट को मिलाने वाला लाइन सेगमेंट उसी में होना चाहिए, जो कि नहीं आ रहा है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आर। इफ S1 एंड S2 दो सेट दिए आपको, ये सेट क्या है? ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, S1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, कुछ और भी साथ में होना चाहिए इसमें, शायद मुझे लग रहा है 1 या कुछ और होना चाहिए, क्योंकि सर्किल की क्वेश्चन यहां पर होगी, मिसप्रिंट है ये। और यहां पर ये S दिया है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर लेस इक्वल टू 1, तो ये एक आपका एलिप्स का इंटीरियर और सर्कमफ्रेंस है उसकी। तो कह रहे हैं वेयर ए इज लेस देन बी, देन विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज नॉट कॉन्वेक्स? S1 कॉन्वेक्स नहीं है, या S2 कॉन्वेक्स नहीं है, या यूनियन नहीं है, या ये नहीं है। मैंने आपको बड़ा क्लियर पिक्चर दिया था कॉन्वेक्स सेट के समय कि यूनियन को कॉन्वेक्स सेट बनाना निहायत ही मुश्किल है। यूनियन तभी बन सकता है जब एक सेट दूसरे के अंदर समाहित हो, S1 S2 में आ जाए या S2 S1 तभी होगा यूनियन, अदरवाइज यूनियन नहीं होगा। यूनियन में होगा क्या? अब जैसे आपने मान लीजिए ये इलिप्स ले लिया और ये सर्किल भी ले लिया, अब यही वाली बात आ गई कि ये अगर इनका यूनियन लिया जाएगा, अगर ये 1 है, लेकिन हाँ यहां पर ये ए और बी आ रहे हैं तो अलग अलग हो जाएंगे, तो ए और बी जब अलग अलग हो जाएंगे तो फिर तो आप ये कह नहीं सकते कि 1 पे ही आएगा, ये कहीं भी जा सकता है। ये आपका ऐसे भी हो सकता था सर्किल, ये बाहर से भी जा सकता है, तो ऐसे हम यही मान के चलें कि ये सेम नहीं है, ए और बी इक्वल नहीं है। ए और बी इक्वल नहीं है तो ये यूनियन वाले पे ही पूरा डाउट जाएगा कि ये नहीं है, क्योंकि S1 और S2 दोनों कॉन्वेक्स सेट हैं। S2 माइनस S1 यानी इनका इंटरसेक्शन लेंगे, जैसे S2 का इंटरसेक्शन S1 के साथ, S2 माइनस S1 का मतलब ये है कि S2 का इंटरसेक्शन लिया जाएगा S1 कॉम्प्लीमेंट के साथ, S2 का इंटरसेक्शन S1 कॉम्प्लीमेंट के साथ, वो देखेंगे, तो वो अलग चीज हो गई। यहां पर यूनियन कभी भी नहीं आता है, ठीक है। If a point x of a convex set S cannot be expressed as a convex combination of two different points of S, then x is said to be extreme point. Definition है इसकी 84। S1 और S2 दो सेट दिए हमें, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर इसकी बात करो तो ये जो सेट है आपके पास x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि इससे इधर का पोर्शन, इस तरह का पोर्शन है पूरा, ये y एक्सिस के राइट हैंड का पूरा पोर्शन है, और ये वाला ये ऊपर का सारा पोर्शन है x एक्सिस के, ठीक है। अब यहां पर अगर आप S1 की बात करो वो कॉन्वेक्स सेट है, S2 की बात करो वो कॉन्वेक्स सेट है, क्योंकि इस रीजन में कोई भी दो पॉइंट लेते हैं आप, उनको मिलाने वाला लाइन सेगमेंट इसी में आ जाएगा। सेम इसमें भी ऐसा ही है भाई, इस रीजन में कोई भी आप दो पॉइंट ले लो, उनको मिलाने वाला लाइन सेगमेंट उसी में आ जाएगा। S1 माइनस S2 अगर हम करते हैं, S1 में से S2 को निकाल दें, S1 में से S2 को निकाल दें। अच्छा इसमें क्या है, S1 के वो पॉइंट्स आएंगे जो S2 में नहीं है। S1 में से S2 को निकालने का मतलब ये है S1 के उन पॉइंट्स का कलेक्शन जो S2 के पास नहीं है। तो यहां पर आप देखिए S1 में से S2 निकाला अगर आपने, ये S1 है, S2 निकाला तो अब ये वाला पोर्शन निकाल बैठोगे पूरा,
अगर मैं कहूं S1 में से S2 को निकाल दो तो ये वाला पोर्शन निकल जाएगा, ये पोर्शन निकल जाएगा, बताओ। S1 में से, अच्छा S1 S2 निकालना, सॉरी, S1 में से S2 को निकालना है तो ये वाला पोर्शन निकल जाएगा, नीचे वाला, ये वाला, ये पोर्शन निकल जाएगा, तो ये वाला पोर्शन बच रहा है। और ध्यान देना, ये बाउंड्री बच रही है और ये बाउंड्री बच रही है। ये बाउंड्री तो हमेशा थी इसके पास, ये बाउंड्री हमेशा थी, और अब बची ये वाली बाउंड्री, इधर वाली, ये तो बाउंड्री है ही, और ये वाला पोर्शन, तो ये पोर्शन कॉन्वेक्स सेट है। S1 माइनस S2 अगर हम कर रहे हैं तो ये वाला पोर्शन आएगा। देखो ये जो, ये गलती से मैं बना गया हूं इसको, इसको दोबारा देखिए। यहां पर y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 की बात करेंगे तो ऊपर ऊपर का पोर्शन है, और यहां पर हमें y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वाला पोर्शन काटना है इसमें से, इधर तो है ही नहीं, ये वाला पोर्शन कट जाएगा इसमें से, तो हमारा ये वाला पोर्शन बचा नीचे का। और आप देखिए ये जो बन रहा है एक चतुर्थांश या एक आपका क्वाड्रेंट, तो ये क्वाड्रेंट जो है ये कॉन्वेक्स सेट बना देगा। तो S1 माइनस S2, सॉरी नॉट कह रहा है, तो नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज, क्योंकि ये भी कॉन्वेक्स सेट हो रहा है, ये भी कॉन्वेक्स सेट हो रहा है S1 S2, तो इसमें से कोई भी सेट ऐसा नहीं है जो कॉन्वेक्स ना हो, सारे कॉन्वेक्स हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर कॉन्वेक्स? ये भी कॉन्वेक्स है, ये भी कॉन्वेक्स है, दोनों कॉन्वेक्स हैं, तो बोथ S1 एंड S2 आर कॉन्वेक्स सेट्स, क्योंकि सर्कल, इसके अंदर कोई भी 2 पॉइंट ले लो, उनको मिलाने वाला लाइन सेगमेंट इसी में आएगा। एलिप्स, कोई भी 2 पॉइंट ले लो, इनको मिलाने वाला लाइन सेगमेंट हमेशा इसी में आ जाएगा, कोई भी 2 पॉइंट लीजिए, ठीक है। 86, the set of all feasible solutions if not empty of an LPP is always a convex set। थ्योरम है ये, 6 या 7 थ्योरम है ये। The method to resolve the degeneracy, the method to resolve the degeneracy is called Corner's perturbation method। Due to presence of degeneracy, the simplex method, same sequence of iteration repeats without reaching the optimal solution, is called cycling। A non-degenerate optimal solution may be obtained from a degenerate visible solution और basic visible, दोनों के लिए काम करेगा ये। अगर आपके पास feasible है या basic visible solution है, दोनों के ही आप degenerate से non-degenerate solution ले सकते हैं। When the simplex method is applied to degenerate basic feasible solution to generate a new basic feasible solution, the value of the objective function will always increase, हमेशा increase कर जाती है। The number of extreme points of the feasible region of the following LPP that minimize Z are, कितने हैं जरा देखने के लिए, इसको आपको पूरा ग्राफिकल इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ग्राफिकल सॉल्व करने के लिए देखिए ये आपके पास फिगर लेके चलें इसकी, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसको पहले इक्वलिटी में कन्वर्ट किया, यानी x1 प्लस 2x2 इज इक्वल टू 40। आपने रखा x2 को 0, तो x1 आ गया 40, 1 2 3 4। फिर उसके बाद में x1 को 0 करा तो x2 आ गया 20। तो इन दोनों पे लाइन ये आ जाएगी, और ये जो लाइन है इसको मैं फर्स्ट क्लेम कर देता हूं, ज्यादा कुछ नहीं लिख रहा, और ये लेस एन इक्वल टू, यानी ये ओरिजिन की तरफ का पोर्शन लेगी इस तरह से। नेक्स्ट, इसको इक्वलिटी में कन्वर्ट करा, आपने x2 को 0 रखा, x1 की वैल्यू आ गई 10, ये पॉइंट। फिर आपने रखा x2 को x1 को 0, तो x2 आ गया 30, 10 20 30, ये लाइन, इसको बना दो नंबर 2, और ये जो पोर्शन है ये बाहर का रहेगा, ऑरिजिन से दूर का, क्योंकि 0 0 सेटिस्फाई नहीं करेगा ऐसे। तीसरा, इसमें भी ऐसे ही करा,
इक्वलिटी में चेंज करा, x2 को 0 करा तो x1 आ गया 15, x1 आ गया 15, तो ये यहां कहीं पॉइंट आएगा, और x1 को 0 करा तो x2 आ गया 20, ये पॉइंट, इसको मिलाओ। अब ये जो लाइन है ये आगे से जानी चाहिए। अब देखो थोड़ा बड़ा बनता तो बहुत एक्यूरेट आता, थोड़ा सा लहराता हुआ सा आ रहा है, तो ये आया आपका थर्ड, थर्ड। और इसमें बाहर का या अंदर का, बाहर बाहर का रीजन, तो इधर इधर का रीजन रहेगा। तो आपसे पूछा गया है एक्सट्रीम पॉइंट्स, तो एक्सट्रीम पॉइंट के लिए आप ये देखें कि रीजन कौन सा हुआ, इसके नीचे का रीजन, ठीक है, इसके बाहर नहीं जाना, और इसके भी ऊपर का, इसके भी ऊपर का, तो ये पोर्शन कुछ ये वाला बन रहा है, देखना ये बन रहा है ना। कलर चेंज करूं इसका, कौन सा दिखेगा, येलो ज्यादा दिखेगा। तो यहां पर आप देखिए इसके नीचे का रीजन, ठीक है जी, और इसके ऊपर का, और इसके भी ऊपर का, तो ये रीजन आया। तो 1 2 3 4, 2 3 और 4, चार यहां पर आपके पास एक्सट्रीम पॉइंट्स आ रहे हैं, चार कॉर्नर पॉइंट्स आ रहे हैं। बताइए समझ में आ रहा है? 4 is the answer. Next, if in an LPP all BIs, that is RHS, of all constraints are positive, then initial basic feasible solution will be non-degenerate. ना तो उसे बाउंडेड कह सकते हैं ना अनबाउंडेड कह सकते हैं जब तक के DIJs ना आ जाए, डेल्टा जेस ना आ जाए। डिजेनरेट नहीं है क्योंकि सारे के सारे कह रहे हैं पॉजिटिव हैं, तो ऐसे में नॉन डिजेनरेट सॉल्यूशन होगा पहला वाला। डिजेनरेसी बाद में भी आ सकती है, ठीक है। नेक्स्ट, सब अलग अलग लिखवाए हुए हैं, चाहे बाउंडेड, अनबाउंडेड, डिजेनरेट, नॉन डिजेनरेट, फिजिबल, बेसिक फिजिबल, नॉन फिजिबल, सब आपको अलग अलग लिखवाया हुआ है। मिक्सअप तभी होगा जब सब एक साथ करना चाहोगे। द मैक्सिमम नंबर ऑफ बेसिक सॉल्यूशंस ऑफ ए सेट ऑफ m simultaneous equations in n variables is NCM. The non-negative variables which are subtracted from the left hand side of constraints to convert them into equalities are called slack variables. स्लैक वेरिएबल माइनस होंगे, स्लैक वेरिएबल माइनस होते हैं, गलत। सरप्लस वेरिएबल सब्ट्रैक्ट करने हैं ना, कोई बात नहीं, हो जाती है मिस्टेक, ऐसी बड़ी बात नहीं है। फॉर द फॉलोइंग एलपीपी मैक्सिमाइज, ये मैक्सिमाइज करना है आपको, द वैल्यू ऑफ z इज मैक्सिमम एट द पॉइंट, अगेन इज सॉल्वेबल क्वेश्चन। तो क्या करना चाहिए, पहले इसको आपको एक ग्राफिकल सॉल्यूशन देना है इसका, तो फिर से इसमें ले लीजिए एक, कर दो, कर दो, पहले कौन पॉइंट चाहिए, अगर वैसे सॉल्व हो जाए तो कर दीजिए आप। 2x1 प्लस x2 लेस इक्वल टू 5, आपने रखा 5 का हिसाब किताब आ रहा है, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, x2 को 0 रखा, x1 वैल्यू 5.2 यहां कहीं, और फिर रखा आपने x1 को 0 तो x2 की वैल्यू 5, ये पॉइंट। फिर इसके बाद x1 माइनस x2 लेस देन इक्वल टू 1, x1 माइनस x2 लेस देन इक्वल टू 1, अगर आपने रखा x1 को 0 तो x2 की वैल्यू -1 यहां पर, और x2 को 0 रखा, x1 की वैल्यू 1, ये पॉइंट। ये हमारे पास, ये नंबर 2। अच्छा, पहले वाले में ऑरिजिन की तरफ का रीजन है,
और इसमें भी ऑरिजिन तरफ का रीजन है। फिर x2 आ गया लेस इक्वल टू 2। तो जरा ये देख लें कि 2 पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं या नहीं, क्योंकि चांसेस यही है कि यहीं से पास होगी लाइन ये। तो जरा इन दोनों का इंटरसेक्शन देखा जाए, तो ये है आपका 2x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 5, x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 1। तो आप जरा x1 की वैल्यू 2 रख के देखो, x1 2 रखी यहां पर, तो 2 माइनस 1 1, x2 वैल्यू 1 आ रही है। और जरा देखना है सेटिस्फाइड है या नहीं, x1 2 रखी आ रही है, सेटिस्फाइड है, यानी कि ये पॉइंट जो है ये x2 इक्वल 2 के जस्ट ऊपर है, ये लाइन यहीं से पास होगी। मतलब फिगर चाहे टेढ़ी मेढ़ी हो जाए लेकिन पॉइंट का क्लाइमैक्स खत्म ना हो। तो ये जो पॉइंट है हमारा, ये x2 इक्वल टू 1 लाइन पर है, और x2 इक्वल टू सॉरी x1 इक्वल टू 1। x1 इज इक्वल टू 1। x1 इज इक्वल टू 1, और यहां पर पॉइंट की बात की जाए तो ये है 1,2, 2,1। ये सही था, x1 इज इक्वल टू 2 है ना। x1 इज इक्वल टू 2 और ये पॉइंट हो गया 2,1। तो इस रीजन के इधर रहना है हमें, x2 लेस इक्वल टू 2। तो आप देखिए रीजन कौन सा वाला हुआ हमारा, इसके लेफ्ट पे रहना है, इसके राइट पे रहना है। तो ये इस ट्रिप से बाहर नहीं जाना, इसके अंदर रहना है, ठीक है, और इसके ऊपर रहना। तो ये रीजन आ गया। इसको जरा मैं येलो कलर कर लेता हूं। ये रीजन हो गया, और इस रीजन में जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं इन पर आप z की वैल्यू निकालेंगे, और चांसेस यही है कि इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर ही आना चाहिए। अगर 2,1 लेते हैं तो 2 दूनी 4, 4 और 3 7, 2,1, 2,1 आ रहा है इसके अंदर, यही ऑप्शन होना चाहिए, यही ऑप्शन होना चाहिए। आप देखो 3/2,2 तो कोई पॉइंट ही नहीं है, या तो पॉइंट ये है या ये है या ये है, यानी पॉइंट या तो एक्स एक्सिस पर है वाई एक्सिस पर है। तो ऐसे में ये दोनों पॉइंट तो बेकार ही हो गए। 1,0 1,0 रख के देख लो कितनी वैल्यू आ रही है। वैसे ये हमने भी गलती करी ग्राफ बनाने की, इससे ही पता चल जाता। इतना जो इस पर तामझाम करा क्योंकि हम फंस गए अपने नियम में, और जो नियम से बाहर है वो चारों रख के देख लेगा। लेकिन उस वक्त गलती क्या हो सकती है, हो सकता है इससे और इससे वैल्यू सेम आ जाए, या इससे सेम आ जाए, बस जब फंसेगा वो। अगर कोई इंटेलिजेंटली क्वेश्चन प्रिपेयर कर रहा है तो ऐसा ऑप्शन डाल के देगा कि आप चेक करो 2 या 3 वैल्यू सेम आ जाए। अब फंस जाएगा आदमी चालाकी दिखाने में। खैर हमारा ऑप्शन ये आ गया है 2,1। नेक्स्ट, कोई कोई सवाल ऐसा होता है जो मतलब लंबा खींच सकता है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग एलपीपी इज, मैक्सिमम वैल्यू फिर से वही काम करवा रहा है। अब बताओ कैसे रखवाओगे। एक ऑप्शन अनबाउंडेड का भी है, तो अनबाउंडेड के लिए चेक करना पड़ेगा। इसको चेक कैसे करोगे, रीजन बना करके, यहां पर x1 लेस देन इक्वल टू 3, तो ये मान लीजिए x1 इज इक्वल टू 3 लाइन, और x1 लेस देन इक्वल टू 3 इधर का पोर्शन हो गया, और x1 माइनस x2 लेस देन इक्वल टू 0। तो ये y इज इक्वल टू x लाइन है, x2 लेस देन इक्वल टू x1, y इज इक्वल टू x लाइन, ये लाइन x1 इज इक्वल टू x2। अब ये देखो इसमें ऑरिजिन सेटिस्फाई कर रहा है, इसे कर रहा है, ऑरिजिन से बेचारा पास ही हो रहा है। तो फिर कैसे, यहां पर आप देखो कोई और पॉइंट, जैसे मान ली 3,0 रख के देख लूं मैं, अगर x1 की वैल्यू 3 रखी तो सेटिस्फाई नहीं होगा, यानी दूसरी तरफ का रीजन है, ये रीजन इस तरफ का है इसका। अब इसके इधर का और इसके ऊपर का, यानी ये पोर्शन बन रहा है, ये वाला जो पोर्शन आ रहा है ये पोर्शन है आपके पास,
अब ये कैसे पता चलेगा अनबाउंडेड है या नहीं है रीजन? ये रीजन तो अनबाउंडेड है, रीजन 100% अनबाउंडेड है, लेकिन आपको बताया गया है कि रीजन अनबाउंडेड होने से जरूरी नहीं है कि सॉल्यूशन भी अनबाउंडेड हो। यहां पर जो फंक्शन है मैक्सिमाइजेशन का, अगर मिनिमाइजेशन होता तो बिल्कुल भी नहीं होता, ये फिर तो सॉल्यूशन आता ही आता। लेकिन कोई मैक्सिमाइजेशन का तो चेक कर लेना चाहिए। और इसमें भी क्या है, एक नेगेटिव वैल्यू आ रही है x1 की, तो x1 की जब नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो x1 तो घटाओगे आप, तो x1 जा सकता कितना रख सकते हो, 3, घटा लो, मैक्सिमम वैल्यू 3 रख सकते हो, रख लो 3, -n हो गया। अब इसे बढ़ाओ, अब x2 को आप इंफिनिटी तक बढ़ा सकते हो, और जैसे x2 को बढ़ाते जाओगे, जैसे ये संख्या 9 से पार हुई 2x2 ये बढ़ता चला जाएगा, और बढ़ते 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 आप इसे इनफाइनाइट कर सकते हो, एंड दैट वे इट विल बी अनबाउंडेड। समझ आ रही बात? दूसरा तरीका फिर हम आइसो कॉस्ट लाइन, आइसो प्रॉफिट लाइन मेथड से भी निकालते हैं, उससे फिर पूरा जो सब्जेक्टिव आंसर है वो निकल के आता है। ये ऑप्शन हो जाएगा इसका। समझ में आ गया होगा? द फिजिबल रीजन, रीजन कह रहा है, ऑफ द फॉलोइंग एलपीपी इज क्वाड्रिलेटरल, ट्राइंगल, पेंटागन, नन ऑफ दीज। इसमें आप बनाइए, फिगर बनाइए इसकी। लेट मी टेल यू द आंसर। ये पेंटागन आ रहा है, सॉल्व करेंगे, एक पेंटागन आ रहा है, थोड़ा क्लियर पिक्चर बनाएंगे क्योंकि बोर्ड पर वो पिक्चर बन नहीं पाएगी, इतना प्रिसाइज इसका व्यू आ रहा है। क्योंकि इसमें देखिए 1 2 3, 3 तो इनइक्वालिटी है, इनको सॉल्व करेंगे। तो पेंटागन का मतलब 5 साइडेड फिगर, रेगुलर पेंटागन नहीं है ये, 5 साइडेड फिगर आएगी। कर लेंगे इसे भाई, इसका एनक्लोज बनाना है इसका। 98, which of the following method is graphical method for solving the linear programming problem? तीनों हैं। 98, by graphical method the solution of following LPP is, इसका सॉल्यूशन भी अनबाउंडेड आ रहा है, बिल्कुल पहले सॉल्व कर लीजिए, ये भी अनबाउंडेड आ जाएगा, इसका रीजन भी बढ़ता चला जाएगा, सॉल्यूशन भी इसका अनबाउंड हो जाएगा। करके देख लेना, एकदम आराम से आ जाएगा ये। 100, the basic feasible solution of an LPP is said to be degenerate basic solution, degenerate if at least one of the basic variable is 0। यही इसका आंसर है, इनमें से कोई सा भी नहीं है। ठीक है जी, ऑल बेसिक वेरिएबल 0 को जरूरी नहीं है, अगर हो जाए तो हो जाए, फिर तो 0 0 सॉल्यूशन ही हो गया। लेकिन यहां पर जो बात हो रही है, एटलीस्ट वन बेसिक वेरिएबल इज 0, ये होना चाहिए। तो ये आपके 100 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं। तो ये आज आपका एलपीपी का हो चुका है। पीछे मैं आपको एक पेपर एनालिसिस करा चुका हूं, और अब नेक्स्ट टाइम पर हम जो है न्यूमेरिकल मेथड्स वाला करेंगे। उसमें भी जो कंप्यूटर वाला पोर्शन है वो हम कर चुके हैं, वो सारा ग्रॉस में किया था हमने 14 से लेकर के और 21 तक के सारे क्वेश्चन हमने निपटाए हुए हैं। जिसका भी रह रहा हो तो यूट्यूब पर सारे अपलोड हो जाएंगे, उनमें से आप पूरा कर सकते हैं। और कोशिश करो अभी कर लो, उसका रिवीजन कर लो, तो आपको डेफिनेटली फायदा हो जाएगा। इसमें कंसेप्ट वाले क्वेश्चन भी करने चाहिए, साथ साथ 2-3 सवाल आपके जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं उन्हें भी आप करते रहिए, जिससे उनकी प्रैक्टिस आपकी बनी रहे। पेपर आपका हो जाएगा आराम से, फेल कोई होता नहीं ऑब्जेक्टिव में, जब तक कि पीछे से गलती ना हो, और नंबर बहुत अच्छे आ सकते हैं। ऑब्जेक्टिव का ये फायदा तो देखा गया है। ठीक है, ऑल द बेस्ट।